यूरेशिया की सरहद पर बसा एक छोटा मगर सुंदर साम्राज्य स्काउनहाइम, जिसके युवराज का नाम था मार्कस। युद्ध पर जाने से पहले मैं आपका आशीर्वाद चाहता हूं। लेकिन फिर एक खबर पहुंचती है कि मार्कस जिंदा है, लेकिन बहुत बुरी हालत में है। उसका मरना तय है, यही नियति है। तुम्हारा नाम तो हमारी सूची में नहीं है। मेरा नाम उस अद्वितीय रोशन दरवाजे की सूची में हो? नहीं, तुम्हारा नाम वहां भी नहीं है। एक आकाशवाणी उसके कानों में गूंजती है। फिर से पृथ्वी पर जाना होगा, मगर वहां तुम इंसान नहीं बल्कि एक अर्ध मानव जीवन जियोगे। आकाशवाणी खत्म होने के साथ ही बंद दरवाजों के सामने मार्कस बस चीखता रह गया। अब आगे। इधर स्काउनहाइम के महल में सबकी निगाहें इसी सवाल पर टिकी थी कि क्या मार्कस को होश आएगा भी या नहीं। लेकिन तभी अर्ध बेहोशी में मार्कस की अधखुली निगाहें अचानक एक भयावह मगर धुंधला दृश्य देखती है। निस्तेज सा पड़ा मार्कस देख तो रहा था, पर समझ नहीं पा रहा था कि महल में आई भीड़ अचानक इधर उधर क्यों भागने लगी। उसका शरीर महसूस कर रहा था कि कुछ सैनिक उसे जंजीरों में जकड़ने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। भारी बारिश में कड़कड़ाती बिजली की आवाज़ें और महल से बाहर निकलते लोगों की चीखों पुकार ने बाहर खड़े सैकड़ों लोगों में दहशत फैला दी। इसी समय सेनापति राजा हेक्टर से मार्कस पर हमले की इजाजत चाहते हुए, महामहिम, कृपया आदेश दीजिए। थुपी, क्या करना है? वक्त निकल गया सेनापति, अब बस अपनी जान बचाओ। मार्कस बदल रहा था। उसका इंसानी शरीर अब किसी दानवीय शरीर में तब्दील हो रहा था। उसकी हड्डियां टूट रही थी तो कहीं जुड़ रही थी। उसकी चीखें दिल दहलाने वाली बिजली की कड़कड़ाहट में घुलती चली जा रही थी। और तभी उसके पिता राजा हेक्टर को दिल का दौरा पड़ता है। सैनिक तुरंत उन्हें उनके शयन कक्ष में ले जाते हैं, जबकि यहाँ अपनी असहनीय पीड़ा के कारण मार्कस फिर से बेहोश हो जाता है। और फिर कुछ देर बाद जब उसकी आंखें खुलती है तो उसे अपना दर्द कहीं महसूस नहीं हो रहा था। अंदर और बाहर सन्नाटा पसरा था। वो समझ गया था कि आकाशवाणी कोई सपना नहीं था, बल्कि एक खौफनाक हकीकत थी। वो अपने पिता से मिलने महल में आगे बढ़ता है। उसके कदमों की आहट से महल की दीवारें कांपने लगती हैं। अपने पिता के पास पहुंचकर मार्कस गहरे और कांपते स्वर में कहता है, पिताजी, पिताजी, मुझे देखिए, क्या बन गया हूं मैं। हेक्टर अपनी बची कुछ सांसों को समेटते हुए, माफ करना बेटा, ये प्रेम में धोखा खाई एक साध्वी का श्राप है जिसके शिकार आज तुम हुए हो। पीढ़ियों पहले हमारे कुल के ही एक राजा के अहंकार के कारण उस साध्वी ने हमें श्राप दिया था कि हमारी हर पीढ़ी में से किसी न किसी को अर्धमानव की जिंदगी जीने के लिए तब तक मजबूर होना पड़ेगा जब तक कि उसके भीतर के छिपे इंसान को कोई पहचान कर उसे गले ना लगा ले। मार्कस हैरान था। क्या यही एक रास्ता है इस श्राप से मुक्ति का? या तो कोई तुम्हें प्यार से अपनाए या फिर तुम खुद अपनी जान ले लो। लेकिन कुल पर श्राप तो फिर भी बना रहेगा। मार्कस धीरे से अपने पिता से कहता है, पर मुझे कहा गया था कि ये रूप बस कुछ दिनों के लिए है। मायूस पिता अपने बेटे से, मार्कस, तुम जिस दुनिया से आए हो वहाँ का एक एक दिन हमारी दुनिया के सदियों के बराबर होता है। तुम्हें शायद हजारों साल इस रूप में जीना पड़ सकता है, बिल्कुल अकेले। प्रायश्चित भाव से हेक्टर मार्कस से स्वीकार करता है, मुझे माफ करना बेटा, मैंने तुम्हें जानबूझकर उस युद्ध में भेजा था ताकि तुम मारे जाओ, क्योंकि तुम्हारी दयालुता इस राज्य के लिए खतरा बन सकती थी। हो सके तो मुझे माफ कर देना बेटा। कहते कहते राजा हेक्टर की सांसें थम जाती है। मार्कस चुप था। उसके पास कहने को कुछ नहीं था। वो खामोश था, मगर उसकी आंखों में अपने ईश्वर के लिए कई अनुत्तर सवाल थे।